लायक हो गई था 44 साल 42 साल। रफीउद्दीन साहब सीओ थे जब यहाँ होम मिनिस्टर धर्मवीर जी थे। बेटा किशन का बेली भैया भैया बदल गया बस बेटा आप लोग वहीं बैठे वहीं बैठे यहाँ ये प्रॉब्लम आप क्या नाम है बेटा ये प्रॉब्लम अच्छी जगह आए हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी अब एक निजी कार्यक्रम में प्रयागराज पहुंचे हैं और अभी अभी वो जाफरी जी के घर के अंदर गए हैं और अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो यहां से बाहर निकलेंगे। सपा प्रमुख आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे किस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है जो सपा प्रमुख से एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे काफी बड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी है, हर तरीके से इस जगह को सिक्योर किया गया है और आप देख सकते हैं कि यह अंदर कार्यक्रम शुरू है। यहाँ पे सपा प्रमुख जाफरी जी से मुलाकात कर रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों को सपा की शपथ भी दिलाई जाएगी जो कि शहर के बड़े लोग हैं और इन लोगों के बीच में सपा का एक यहाँ पर बहुत बड़ा जमावड़ा है। माना यह भी जा रहा है कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। जहाँ एक और कल प्रियंका गांधी भी प्रयागराज पहुंची और कांग्रेस ने अपना गढ़ प्रयागराज को घोषित किया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम अपने आप में ये दर्शा रहा है कि जो भी हो जैसा भी हो आज प्रयागराज का एक महत्व अलग बनता जा रहा है। हर एक पार्टी प्रयागराज से अपनी साख मजबूत करने में लगी हुई है। मैं इंद्रजीत बनर्जी। अध्यक्ष इंडियन रेलवे फेडरेशन के और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के भी, ये जनरल सेक्रेटरी है नॉर्थ सर्कल रेलवे के और इसके साथ विनय पांडे ये बहुत इनका यहाँ पे लोगों के पीछे वो है लल्लन भगवान दुबे ऊपर आइए। सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे भरोसा है कि जहाँ समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया है कि हर वर्ग के लोगों को जोड़ें, हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुटे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। लखनऊ में जहां लगातार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोगों ने लोगों को जोड़ा है, दूसरी पार्टी के लोग आज समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। कोई पार्टी नहीं बची जिसको छोड़ करके ना आ रहे हो। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो आप देखेंगे जो सत्ता में आज बैठे हैं, जिनके पास 324 सीटें हैं, उनके लोग भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। एक जगह यहाँ पर उपस्थित हैं, वहीं हमने और आपने एक बहुत समाजवादी नेता उनको खोया है। राम पूजन पटेल जी
न केवल हमारे समाजवादियों के, बल्कि वो अपने समाज के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने हमेशा जिंदगी भर अपने जीवन में पिछड़ों को हक कैसे मिले, उनके जो संविधान में अधिकार है वो कैसे उन तक पहुंचे, उसके लिए लगातार जीवन भर संघर्ष करते रहे। कई मौकों पर हमारी उनसे मुलाकात होती थी और वो ऐसे नेता थे, कभी सच बोलने में हिचकिचाते नहीं थे। जब सरकार हमारी चली गई, उन्होंने कहा, और मैंने पूछा उनसे कि आखिरकार हम लोग क्यों ऐसा हो गया हमारे साथ। मुझे याद है राम पूजन पटेल जी ने कहा कि आपकी सरकार का काम अच्छा था, सबके लिए काम था, लेकिन आप वो संदेश नहीं दे पाए कि हर वर्ग के साथ आपकी पार्टी खड़ी है। हम और आप जानते हैं, लेकिन न जाने कितने छिपे हुए ऐसे नाम हैं जिनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जाता है। 3 कानून जो आ गए हैं, ये केवल हम समाजवादी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, जो कानून अगर किसान के लिए आप लाए हो और अगर किसान उन कानून को नहीं चाहते हैं, तो क्या जबरदस्ती है कि उनके ऊपर ऐसे कानून थोपे जाए। और अगर हम पॉलिटिकल लोग उन बातों को उठाएं, कानूनों को, तो कहते हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, बताओ सरसों पे MSP है, कितने किसानों को मिल रही। और याद रखना साथियों, हम और आप नहीं जानेंगे, धान की फसल आके चली गई, हमें आपको MSP नहीं मिली, लेकिन अखबारों में उद्योगपति का बासमती राइस अपने आप विज्ञापन के रूप में आ गया, विज्ञापन के रूप में आ गया। पेट्रोल उनके हाथ में नहीं है, वो कंपनियों के हाथ में। कंपनी तय करेंगे कितना महंगा बिकेगा, नहीं बिकेगा। यही तो तर्क है भारतीय जनता पार्टी का, कि डीजल पेट्रोल की कीमत हम इसलिए नहीं कम कर सकते क्योंकि वो कंपनियां हैं। तो कल को अगर हमारे किसान का सब कुछ खरीद लेंगी कंपनियां, तो उसका बाजार में भाव क्या होगा। ये सरकार हमारी आपकी नहीं है, ये जनप्रतिनिधि या हम लोगों जैसी नहीं है, वो धन प्रतिनिधि बन गई है सरकार। और फिर दिल्ली वाली सरकार तो बड़ी चीज बेच रही है, दिल्ली वाली सरकार तो बड़ी चीज बेच रही है। बेचने का भी नया शब्द निकाल लिया। लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते थे, अब उसी शब्द को कह रहे हैं मोनेटाइज करने जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, बेचने में और मोनेटाइज करने में क्या फर्क है। न नौकरी है इनके पास, न काम है, न रोजगार है। न इनके पास न काम है, न नौकरी है, न रोजगार है। और इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने वो व्यवस्था नहीं बनाई है, और व्यवस्था बनाई होती तो शायद आज हमें नौकरी, रोजगार और काम मिलना होगा। और मैंने सुना है कि बहुत मकानों पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये कौन सा कानून है, ये कहां का कानून है, ये कानून कहां का है। और यहां तो इलीगल हर चीज है। कौन सी चीज लीगल है बताओ हम। और फिर अगर घर गिनाना हो तो कोई कमी निकाल लो किसी की। ये ऐसी सरकार है जो न कानून की परवाह करती है, न किसी नियम की परवाह करती है, न किसी व्यवस्था की परवाह करती है, केवल ठोको नीति चलाती है। ठोको नीति के अलावा कोई नीति नहीं है। के साथ धोखा हुआ है और जनता के साथ धोखा हुआ है। जितनी भी संस्थाएं थी, चाहे लोकसभा आयोग हो, चाहे जितनी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हो, या जितने भी अपॉइंटमेंट हो, यही तो आरोप हम पे और आप पे लगता था कि एक ही तरह के लोगों को सब अपॉइंटमेंट मिल जाता है। हम उनसे जानना चाहते हैं, सरकार 4 साल से चला रहे हो, 4 साल से सरकार चला रहे हो, किसको मिल रहा है। ओबीसी सबको नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार आपकी नहीं है। इधर वो पेपर फ्री कर रहे हैं, पेपर फ्री। आजकल उन्होंने बजट जो पेश किया है वो पेपर फ्री, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा, अगर वो समझते होते कि लैपटॉप कैसे चलता तो शायद वो लैपटॉप बांट रहे होते। वो जो आज पेपर फ्री कह रहे हैं कि बजट हमारा पेपर फ्री है, ये पेपर फ्री नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता
योगी ब्रिज आती है कि जो नाव है टूट गई है उसकी कैसे मदद हो वो भी की, जिनकी चोट लगी उनकी भी मदद की। और हम अपने निषाद समाज के जिन लोगों की नाव टूटी है हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पेंशन भी मिलती थी, लैपटॉप भी मिलता था। और एक बार हमें तांगा वाला मिल गया लखनऊ में, हमने उसके तांगा पुराना देखा, हमने तांगा दे दिया उसको नया सरकार को। इसलिए हम उन्हें बताना चाहते हैं जिन लोगों ने नाव तोड़ी है इनको हटाइए सरकार से और समाजवादी सरकार बनेगी तो नई नाव फ्री सरकार की सरकार बनेगी। ये हमारे पुलिस के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रमोशन दिया और न जाने कैसे चलते थे ये लोग। 100 नंबर वाली गाड़ी की समाजवादियों ने दी थी और अब तो 100 नंबर भी खराब कर दिया इन्होंने। कोई ठीक करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए आज भी एक छोटा कार्यक्रम है, अपने संकल्प पत्र पर देखना चाहिए था कि संकल्प पत्र में जो जो बातें कही गई थी वो कितनी पूरी हो रही है 5वें बजट में। जब आप संकल्प पत्र उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र पूरा नहीं किया, बल्कि पुराना काम समाजवादी पार्टी का जो था उसका शिलान्यास किया, समाजवादी काम का उद्घाटन किया, समाजवादी सरकार में जो एमओयू थे उन एमओयू का एमओयू किया। कम से कम बजट में तो ये बता दें कि 5 लाख करोड़ के लगभग का आपने एमओयू किया, वो जमीन पर कितना उतरा है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया है? क्या गंगा एक्सप्रेस आपका है? ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपके घोषणा पत्र में थे? ये सभी दूसरी सरकारों के काम थे, अभी भी आपने पूरे नहीं किए। समाजवादी सरकार में 22 महीने में एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर का बनके खड़ा हो गया था। जो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की खुशहाली के लिए, पूर्वांचल को विकास से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया था, आज 4 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद भी एक्सप्रेस वे पूरा नहीं हुआ। और समाजवादी इन नौजवानों का न काम है, न रोजगार है और न ही किसी तरीके से इनका भविष्य कैसे बेहतर हो। मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं है तो भारत में है, और भारत में सबसे कम उम्र के कोई लोग हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। हमारे यहाँ किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वही भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा के माध्यम से, झूठ के माध्यम से, नफरत के माध्यम से और जो जातियों में खाई पैदा कर करके समाज को बांटने का काम किया, जिससे नौजवान नौकरी और रोजगार की तरफ न देखें। समाजवादी पार्टी अपने संगठन से बातचीत कर करके पंचायत चुनाव का फैसला लेगी कि आने वाले वक्त में क्या करना है। लेकिन मुझे पता है जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है। आने वाले समय में 2022 में, क्योंकि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि सब साइकिल पे चलने के लिए मजबूर है। डीजल पेट्रोल जब से महंगा हो गया है सब साइकिल पर चल रहे हैं। और मैंने इधर देखा है ये देश में जो बड़े बड़े शहर हैं, पहले नगर की उत्तर प्रदेश की दिल्ली ने वहाँ साइकिल हाईवे बना दिया। आज जब मैं आपके बीच आ रहा था सुना है कि मुंबई में भी अब साइकिल हाईवे बनने जा रहा है। ये समाजवादियों की मेहनत हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि गाड़ी चला नहीं सकेंगे, तो साइकिल ही सहारा बनेगी। और उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर हमारे नौजवान हर वर्ग के लोग साइकिल की तरफ देख रहे हैं। सर 2022 में गठबंधन सब दलों के लिए गुंजाइश रखेंगे। सबका दरवाजा खुला है गठबंधन। सरकार का ये तर्क कि वो कंपनी है जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, तो अगर कंपनियां हैं तो सरकार के अंदर है। अगर सरकार चाहे तो आज भी डीजल पेट्रोल सस्ता हो सकता है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, क्योंकि डीजल पेट्रोल से जो कोई सवाल ही नहीं है।
पटेल अमर रहे, पटेल अमर रहे। अखिलेश यादव का काफिला सर्किट हाउस से निकला है, अभी वो एयरपोर्ट की ओर निकल रहे हैं। अखिलेश यादव आज सुबह यहाँ पर 11:30 बजे के करीबन पहुँच गए थे और पूरा दिन उन्होंने प्रयागराज में बिताया। एक तरफ जहाँ उन्होंने रामलोचन यादव जी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी, वहाँ मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने चुनावी दंगल को दिया शुरुआत। उन्होंने एक चीज़ साफ कही कि ये चुनाव नहीं होगा, ये एक दंगल होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने बजट सत्र में अपने मैनिफेस्टो का पूरी तरीके से निर्वाहन न करते हुए अलग से ही एक पार्टी बात कहती रह गई है। अखिलेश यादव ने एक साफ बात कही है कि अगर बीजेपी को हार मिलती है तो उसका सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी होगा। प्रयागराज से समाजवादी पार्टी ने आज ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ते हुए एक नई पहल की है, जहां बीजेपी का वोट बैंक ब्राह्मण समाज रहा है। आज जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज जुड़ता जा रहा है, यह बात साफ है कि आगे चल के बीजेपी की राह बड़ी मुश्किल होगी। मनोज तिवारी ने एक तरफ जहां अखिलेश यादव की बात में कटाक्ष करते हुए ये कहा कि यह बजट आम जनता का था, समाजवादी पार्टी ये समझ नहीं पा रही है, वहीं पे अखिलेश यादव ने साफ तौर से दिखा दिया कि यह बजट सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादियों का बजट है। जी हाँ, अगर इस तरीके से ये देखा जाए तो प्रयागराज का रण एक रणभूमि बन चुका है और इस महाभारत की रणभूमि में सभी पार्टियां उतरने को तैयार हैं। जहां एक और प्रियंका गांधी ने यहीं से अपना रण भूखा है और अपनी बिगुल की आगाज़ की है, अपने चुनावी आगाज़ की है, वहीं पर अब अखिलेश यादव ने भी इशारों में प्रयागराज को केंद्र बनाते हुए रण शुरू कर दी है। देखना यह है कि प्रयागराज का ये स्थल इसको कितना आगे लेके जाता है, किसकी जीत होती है और कौन बनता है प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए मैं इंद्रजीत बैनर्जी